बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पार्लियामेंट, कौमी असम्बली या मुल्क की कोई भी असम्बली हो, उसको बनाने का मकसद ये है कि वहां पर लॉ मेकर्स बैठकर कौम की तकदीर का फैसला कर सकें। ऐसे कवानीन बनाएं जिससे आम आदमी को फायदा हो सके। वहां पर बहस हो, और बहस तकरार के लिए नहीं बल्कि अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि असम्बली के फ्लोर के ऊपर ऑपोजिशन का जो किरदार रहा वो इसलिए था ताकि अपने ग्रुप्स को बचाया जा सके, और वो बयानियां जो ऑपोजिशन जमात लेकर चल रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। यानी ऑपोजिशन लीडर की कोशिश रही कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। जब मौका नहीं मिला तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, नहीं जाने देते तो अब हम सियासत करेंगे। तो सियासत कैसी हो रही है वो पूरी कौम ने देख लिया। और अगर आप ये कहें कि सिर्फ इसमें ऑपोजिशन का किरदार था, यानी किताबें चली सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से नहीं चली बल्कि हकूमती अरकान ने भी वही वतीरा इख्तियार किया, वही रविश अपनाई जो अपोजिशन की तरफ से थी। और ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली नहीं है बल्कि कोई गली मोहल्ले के अंदर कुछ ग्रोह आपस में लड़ रहे हैं। और ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। अवाम अपने पैसे से इन तमाम लॉ मेकर्स को असम्बली में इसलिए नहीं भेजती कि वो जहाँ पर धींगा मुश्ती शुरू कर दें, बल्कि कवानीन और कौम की तकदीर को बदलने के लिए भेजती है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गली मोहल्ले में जब लड़ाई होती है, पुलिस आती है, एक पर्चा दे दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी किताबें चली, खून निकला, चोटें लगी। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस्तिस्ना हासिल होता है। इस पर मैं तफसील से आज बात करूंगा। अवाम का पैसा और हमारी असम्बली और ये लॉ मेकर्स किस किस्म की हुकूमत और किस किस्म की जमहूरियत को चला रहे हैं। अजहर सदीक साहब पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी हम तफसील से बात करेंगे, उनका इंटेक लेंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ रोज से बहुत ही दबंग अंदाज में रिमार्क्स तो दे रहे हैं, लेकिन हमें अब ये देखना होगा कि इन रिमार्क्स का क्या कोई फायदा भी होगा। कराची के हालात बदलेंगे, सिंध में पानी आएगा, लोग जो प्यास से निढाल हैं क्या इनकी प्यास पूरी तरह अगर नहीं तो किसी हद तक जो है वो कम हो पाएगी कि नहीं होगी। पाकिस्तान का रुख करते हैं। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। चले इरफान साहब, पहले तो कटहरे में मैं होता हूँ, सब जवाब मैं दे रहा होता हूँ। मैंने आज सोचा कि जरा सवाल आपसे करें। आप बता सकेंगे जो ये नेशनल असेंबली के अंदर ये जो कुछ हुआ है, मछली मंडी लगी है या जो कोई भी कहें, आप क्या ओपिनियन देते हैं इस बारे में? देखिए अजहर सदीक साहब, बहुत ही दुख का मकाम है। और कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया के ऊपर तो जो कुछ हो रहा है, लोग अपने अंदाज में साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ नून लीग का वतीरा नहीं है। ये पीपल्स पार्टी भी करती रही है माजी के अंदर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया। तो एक दूसरे के ऊपर ये क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। मैं कतई नजर इससे कि क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा और कौन क्या नारे लगाता रहा, सर मैं इसमें नहीं जाऊंगा। वो पूरी कौम देख रही है और कौम इनका एहतसाब भी करेगी और इनको जो है वो कटहरे में भी लेकर आएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, कौमी असम्बली सर 5 साल के लिए मुंतखब की जाती है, ठीक है सर। हर कौमी असम्बली में 130 इजलास होने जरूरी है, ठीक है। हर साल में कम से कम 3 सेशन होने जरूरी हैं। अच्छा, अब ये तो इम्पोर्टेंट चीजें जो मैंने आपके सामने रख ली, ठीक है। लेकिन हो वहां पे क्या रहा था, धींगा मुश्ती हो रही थी। अब हुआ क्या कि जो टोटल बजट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आवाम को जानना कि टोटल बजट कितना खर्चा आता है इन इजलासों के ऊपर। कौमी असम्बली का कुल बजट जो है वो 5 अरब 60 करोड़ रुपए है सर। इस तरह 1 करोड़ 30 लाख रुपए रोजाना का खर्च बनता है। 1 करोड़ 30 लाख रोजाना का खर्च बनता है। और एक रुकन कौमी असम्बली एक दिन का 5,000 लेता है इजलास में आने का। कि जनाब, आपने कौम पे एहसान किया कि आप इस मुल्क को चलाने के लिए इस असम्बली तक पहुंचते हैं। अवाम आपको वोट देकर पहुंचाती है कि खुदारा हमारे ऊपर जाकर हुक्मरानी करो। वहां पर आप जाएं और हम आपको 5,000 रोजाना का भी देंगे, यानी डेली अलाउंसेस की मद के अंदर। ये खर्चा सर आ रहा है इस कौम का, और किसी को ख्याल नहीं है कि वहां पर जहां कानून साजी होनी चाहिए थी वहां पर बजट की कॉपियों को एक दूसरे पर मारा जाता है। तो सर ये बहुत ही दुख की बात है। और इसको जितना भी कंडेम किया जाए, लफ्ज कंडेम भी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है सर। और जो कुछ हमने वहां पर देखा है, और अब इसमें एक नई चीज शुरू हो गई है तो सदीक साहब, और वो नई चीज ये है कि इसके ऊपर भी सियासत हो रही है।
डिप्टी स्पीकर को कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद हम लेकर आ रहे हैं और वो देखें उस पर क्या बनता है। और अब तो दूसरी जो तहरीक आ रही है स्पीकर के हवाले से, स्पीकर बेचारा क्या करे, वो कहता है कि एक सैनिटाइजर की बोतल जब उसकी तरफ किसी ने उछाली तो उसने कहा बस बहुत हो गई, अब मैं भी जा रहा हूँ। और बाद में ये कमरे में बंद होकर इन सब ने एक फैसला कर लिया कि जनाब हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। आप जो पार्लियामानी कमेटीज आप बना दें, जो मर्जी कर लें, आप अपनी जमातों के अंदर जो कल्चर है उसे ठीक क्यों नहीं करते? ये बर्दाश्त का मादा क्यों पैदा नहीं किया जाता? जब आप प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को नहीं सुनेंगे, जब आप लोग हुकूमत के अंदर हैं उनकी तकरीर को किसी खातिर में नहीं लेकर आएंगे, बजट पेश किया जाता है, आप शोर मचाते रहते हैं बच्चों की तरह। इस तरह तो सर कोई क्लासरूम में जहाँ पे टीचर मौजूद ना हो, वहां पर भी बच्चे शोर नहीं मचाते, जिस तरह इस असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से ये लोगों को सोचना चाहिए। असेंबली, इसका खर्चा है बहुत ज्यादा, और पाकिस्तान की आवाम इन लोगों को वहां पर उनके मुस्तकबिल को बनाने के लिए भेजती है, इसलिए नहीं भेजती कि जिस तरह जो बाजार के जो गुंडे होते हैं, सर सॉरी टू से लॉ मेकर्स ने ये साबित किया इन वीडियोस के अंदर। और मुझे तो कम से कम बहुत दुख हुआ, और जहां जहां भी ये वीडियोस जा रही हैं लोग अपने दुख का जो है वो इजहार कर रहे हैं। अजीज साहब, आपने सवाल तो खैर मुझ पर डाल दिया, मैंने आपके लिए भी कुछ चीजें निकाल के रखी हैं, आई रियली वांट यू टू अच्छा। पार्टिसिपेट इन दिस, और आप इस पर जवाब भी हमें दीजिएगा। ये जो चीफ जस्टिस है बड़ी फॉर्म के अंदर है। चीफ जस्टिस साहब ने हमने अपने एक शो के अंदर शाहीन सबाई साहब ने ये बात कही थी कि बहुत जल्दी जो कराची के मामलात हैं, सिर्फ हुकूमत के मामलात हैं, यहाँ पर भी आपको तब्दीली नजर आएगी, देखने को मिलेगी। और कुछ प्रेडिक्शंस भी उन्होंने की थी कि हालात मुश्किल हो जाएंगे। वो जो इन्हें ढील मिली हुई है किसी डील के मुताबिक, उसको कम कर दिया जाएगा और इस डील को खींचा जाएगा। तो सर वहाँ पे असरात नजर आना शुरू हो गए, अदारे भी एक्टिव हो गए, चीफ जस्टिस साहब भी एक्टिव हो गए, और उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कराची के हवाले से किसी चीफ जस्टिस ने इस तरह के सर रिमार्क्स जो है वो नहीं दिए। और जो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं ये समझता हूँ कि तारीखी अल्फाज हैं, और मैं चाहूंगा कि इस पर जो है वो आप अपना तजिया पेश करें। क्या कहेंगे चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स की बात रहेगी कहीं अमली, क्योंकि रिमार्क्स कभी भी उसका हिस्सा नहीं होते किसी भी प्रोसीडिंग का, अच्छा। रिमार्क्स होते हैं। और पहले आप उस पे आप रिमार्क्स के ऊपर जाएं, ये भी हमें जरा जरूर बता दीजिएगा कि जब गली मोहल्ले में से लड़ाई होती है तो अजहर सदीक साहब, एक वो पर्चा होता है ना, कहते हैं कि 7 क्विंचा का पर्चा दे, 7 क्विंचा तो ऐड कर दें। यहाँ पर क्या होगा सर, असेंबली में क्या इस्तिस्ना हासिल होती है, इसीलिए धींगा मुश्ती भी हुई, लोगों ने किताबें भी चला दी, किसी का नाक से खून निकला, किसी की आंख फट गई, और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। तो सर कानून क्या कहता है, और फिर चीफ जस्टिस की तरफ आएंगे जी। अच्छा इरफान, आपने अच्छा किया, ये बात आपने क्लियर कर दी, नाज़रीन को पता चल जाए। अमूमन गली मोहल्ले में लड़ाई हो तो 751 का कलंदरा होता है, दोनों को पकड़ते हैं, जेल में डाल देते हैं, रात वो जेल में गुजारते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट उनके मुचलके लेता है, फिर वो बाहर आता है, वो कलंदरा जान नहीं छोड़ता, उस कलंदरे पे जुर्माना होता है और वो फंसा रहता है उस आदमी उस वक्त तक। ये तो आप और मेरे लिए, आम आदमी के लिए, इनको जनाब आला इस्तिस्ना हासिल है। उर्फे आम में जिसको कहते हैं हाथ ना लगाना, इनकी तरफ उंगली भी ना उठाना, आंखें खोल के भी नहीं देखना। आप नहीं देख सकते, याद की रखिएगा, इनकी तरफ आंखें उठा के मत देखिएगा, इशारा भी ना कीजिएगा। आर्टिकल 66 और आर्टिकल 69 ने इनको इस्तिस्ना दे दिया है, तो जो मर्जी की बात करते रहे। आपको पता है जजेस के बारे में पार्लियामेंट के बाद किसी कोई कोर्ट इनको इंक्वायरी नहीं कर सकता कि जो कुछ आपने वहां पार्लियामेंट के अंदर बैठ के किया है, स्याह किया है, सफेद किया है, कोई अदालत भी नहीं। मैं तो इसके खिलाफ बड़ा चलता रहा, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस इंडियन में भी रखी हुई है, लेकिन उन्हें इस तरह की खुली आजादी नहीं जो पाकिस्तान के अंदर आजादी है। लेकिन ये जानबूझ के हमने नहीं कोशिश की ना। होना क्या चाहिए, अब अगर आप देखें आर्टिकल 62(1)(g को जरा देखें, सादक और अमीन, ऑनेस्ट अमीन, इस्लामी टीचिंग्स का पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ये सारी बातों को इंटरप्रिटेशन में लेके कौन जाएगा? असेंबली के अंदर प्रोटेक्शन है, बाहर हो तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ दो बातें बड़ी वाज़ेह है, पार्लियामेंट में ये बैठे हैं, सीरियस है ना, तो आर्टिकल 62 में तरमीम कर दें और ये चीज भी ऐड कर लें, और इलेक्शन एक्ट में तब्दील कर दें, ताकि वहां भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक स्टैंडर्ड ये आ जाए कि अगर पार्लियामेंट में इखलाक से गिरी हुई बातें करेगा, हाथ उठाएगा, दींगा मुश्ती करेगा, तो उसको इख्तियार ही नहीं है कि वो असेंबली का मेंबर बन सके। आप ये डाले तो से, लेकिन डालेगा कौन? इन्होंने तो हाथ बांध के खड़ा रहता है लीडरों के पीछे। लीडरों ने जिस तरह आपको पता है
कि जितना बड़ा ये गाली निकालेगा, जितनी बड़ी गाली निकालेगा, जितना मुक्का दिखाएगा, गुस्सा दिखाएगा, उतना बड़ा लीडर बन जाएगा। आपकी मिसालें मौजूद है आपके सामने। निहाल हाशमी ने क्या किया, तलाल चौधरी ने क्या किया, दानियाल अजीज ने क्या किया, हीरो बने और यानी अदालत ने तौहीन अदालत में सजाएं देकर डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन अब हीरो बने फिरते हैं। कभी तंजीम साजी के शक्ल में, आप देख लें, आपके सामने रिकॉर्ड में मौजूद है। तो हमें ये बड़ा सीरियस होकर सोचना है, कौम का तकाजा है, लेकिन इसमें फिर किसी से बात करनी है। कौम अब चाह रही है कि यहाँ ये निजाम नहीं चल सकता है, प्रधानमंत्री निजाम की तरफ चले जाए, फिर इसकी बात करेंगे। अब आ जाए दूसरे इशू की तरफ, जो सबसे अहम ये बात है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स सर बड़े इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने बताया कि अदालत क्या सोच रही है, लेकिन ये रिमार्क्स कभी भी आपको इनकी झलक तो कहीं ना कहीं नजर आएगी अदालत के मिजाज के अंदर, अदालत क्या सोच रही है, लेकिन आपको फैसलों के अंदर ये कहीं भी नजर नहीं आते। फैसला कुछ और ही आता है। जितनी मर्जी आप, मैं कहता हूँ पंजाबी में बढ़ के मार के आप निकल जाएं, तो बाद में पता चलता है कि वो फैसला तो कुछ और था। अच्छा नहीं, देखिए, मैं चूंकि चीफ जस्टिस गुलजार साहब को जानता हूँ, ये लिखवाते भी है फैसले में। ये जो बात करती है ना, कुछ रिमार्क्स देने के बाद काफी चीजें ये ट्रांसलेट करती है, इसलिए वो डरते हैं। आपने देखा नहीं, वो फैसला दिया अलादीन पार्क के बारे में, अगर नस्ला टावर के बारे में फैसला दिया, केबीडीएम पार्कों के वाले से फैसला दिया, तो उसी दिन बैठ के जाके गिराना शुरू कर दिए। और अदालत ने कहा जाके आप जब हम कहते हो तो गिराने चले जाते हो इल्जाम पे। और सबसे अहम जो रिमार्क थे ना चीफ जस्टिस के थे कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की नजर आ रही है मां सिवाय सिंध के। अब ये छोटे रिमार्क्स नहीं है, बहुत बड़े रिमार्क्स हैं। उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर एतराज है। आप यहाँ इमेजिन करें कि ये काम अदालतों का तो नहीं है। हम बात करते हैं आर्टिकल 81, 184, नाले किसने, यानी सदियों से ये नालों को कभी साफ नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर साफ हुए। एनक्रोचमेंट सदियों से बनाई, खुद मिल मिला के वो चाहे मंजूर कादर काका की शक्ल में चले जाए, वो अवैस टप्पी की शक्ल में चले जाए, या किसी शक्ल में भी चले जाए, उन्होंने बैठ के केडीए में खास तौर पर एससीबीए में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सामने रखकर इन सब ने खुद बैठ के ऐसी तामीरात करवाई, पैसे लिए, लीजों में पैसे लिए। मैं जो कि कराची जाता रहता हूँ, मैंने ये सारी चीजें वहां देखी हैं। अब ये चूंकि चीफ जस्टिस साहब का ताल्लुक कराची से है, उन्हें एक आप चाइना कटिंग के मामला आप देख लें, पार्क यानी बड़े बड़ी जगहों पर कटी पहाड़ी के ऊपर कब्जे हो गए थे, वहां बैठ के पार्क रिस्टोर करवाए। तो ये काम इतना आसान काम नहीं था। ये बेसिकली शो कर रहा है कि गुड गवर्नेंस यहाँ खत्म हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आईनी प्रोविजंस को आप पूरी तरह नहीं ले पाए। और जो बात हो रही है ना, जो शाहीन साहब ने इनडायरेक्ट तरीके से जो बातें की है, गवर्नर राज की तरफ कह रहे हैं या अगर एडमिनिस्ट्रेशन से, वो तो चीजें सामने आ गई। अब वैसे भी आप अगर देख ले, मुराद अली शाह के खिलाफ नैब के केसेस है, नैब गिरफ्तार नहीं कर रही इनको एक प्रिविलेज मिल रही है इस बात का। और उसी का जो ढील का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो नजर आ रहा है यहाँ, यानी जो बिलावल भट्टो के अगेंस्ट भी तो वो 56 कंपनियों के केसेस में नाम, सॉरी, वो जो अपना फेक अकाउंट केसेस में उनका भी नाम चल रहा था, फरियाल तालपुर, ये बाकी आसफ जरदारी, ये सारे चल रहे हैं। आज बहरहाल वहां जमानत हो गई है। जो इनके साथ जिनके बेरा अकाउंट्स में होल्डर में थे, उनकी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर ताबिद दयाल की सरबराही में उन्होंने जमानतें उसमें ले ली हैं। और ये अब डिपेंड करता है कि अगर ये गवर्नमेंट सही ना हो, ये सही ना जागी, तो फंडामेंटल राइट्स पर एनफोर्समेंट के लिए अदालत के पास आर्टिकल 4 और 5 को सामने रखते हुए आर्टिकल 180, एक और मैं आपको बताता चलूं बात, वो याद रखनी है, आर्टिकल 190 याद रखना है। ये एग्जेक्टिव पावर की डायरेक्शन देती है ऑल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए और कंप्लीट जस्टिस देने के लिए आर्टिकल 187 मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उनसे तो लग यही रहा है कि आपकी जो एग्जेक्टिव मशीनरी है वो फेल हो गई है। और यहाँ नजर आ रहा है और लोगों को यकीन भी हमारी अदालतों के ऊपर है कि वो एनफोर्समेंट कर रही है, लेकिन ये काम जी जस्टिस गुलजार साहब को ज्यादा करना पड़ेगा। टाइम जरा कम है, लोगों को तवक्कुआत बहुत ज्यादा है। पहले ही हमने जुडिशियल एक्टिविज्म का कह के बड़ा नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बाद सरदार आसिफ सईद खोसा साहब ने कुछ नहीं किया, पब्लिक इंटरेस्ट किया नहीं। और उसके बाद इन्होंने भी काफी अभी अगर लेट शुरू किया, लेकिन ये जरूरी है। बड़े बड़े थियोरिटिकल बोर्ड उठाए, यानी ऐसे ऐसे काम किए हैं जो आम बंदा नहीं कर सकता। कोई सिविल आपकी सिविल हुकूमत नहीं कर सकती। ये क्रेडिट जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है, चीफ जस्टिस गुलजार साहब को जाता है। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आपके वक्त का व्यूज ये हमारा आज का शो था। और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जो सदीक साहब के साथ हम रेगुलर डिस्कस करें इरफान हाशमी शो के अंदर ही। और ये जो कानून के मामले हैं, जो बहुत गहरी नजर है सदीक साहब की इसके ऊपर, तो इनसे हम गाय बगाए इनकी इनपुट जो है वो लेते रहेंगे। मुझे और सदीक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह।